Dear aspirants, welcome to today's video. In this video, we will discuss about the prices and inflation of J&K. Before starting our session, here is a brief description of our YouTube channel. आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ दिए गए हुए एड्रेस पे। और अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए हमारे ऑनलाइन सेशंस के, हमारी क्लासेस के, तो यहाँ दिए गए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स की जो है होम डिलीवरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, ये प्राइसेस जो है ये समझना क्यों ज़रूरी है, किस तरह से इन्फ्लेशन जो है J&K इकॉनमी को इफ़ेक्ट करती है, किस तरह से इन्फ्लेशन को यहाँ मेज़र किया जाता है, और J&K में जो है ओवरऑल इन्फ्लेशन का सिनेरियो क्या रहा है एज़ कम्पेयर टू दी नेशनल लेवल इन्फ्लेशन। जो हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में ओवरऑल इन्फ्लेशन पाई जाती है और J&K में उसमें क्या फ़र्क है और किस तरह से ये डिफरेंसेस आ जाती हैं। तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं टू पब्लिश दिस डेटा ऑफ इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं द टर्म इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दी हुई है। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है IMF, जिसको शॉर्ट में IMF से भी जाना जाता है। तो इसने इन्फ्लेशन को डिफाइन किया है कि इट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये यहाँ पे फ्रेज इंपॉर्टेंट है, ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम एनकम्पासिंग ए ब्रॉड मेजर ऑफ ओवरऑल प्राइस इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन्फ्लेशन जो है इट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस, मतलब किस रेट से, किस परसेंटेज से जो है प्राइसेस बढ़ रहे हैं, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। कब बढ़ रही हैं? ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो एक वीक हो हमारा, चाहे वो हमारा मंथ हो। ठीक है, यूजुअली जो है मंथली बेसिस पे ही ये देखा जाता है। तो चीज़ों की कीमत जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस रेट से, किस स्पीड से बढ़ रही है, और ये रेट जो है किन चीज़ों की हम देखते हैं, ओवरऑल प्राइस इंक्रीज, मतलब सिर्फ सिलेक्टेड 2 या 3 चीज़ों का प्राइस नहीं, या जैसे मतलब खाने की चीज़ें, दाल का प्राइस क्या है, आटे का प्राइस क्या है, या फिर कपड़ों का प्राइस क्या है, जूतों का प्राइस क्या है, सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों की नहीं, बट ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड, मतलब बहुत सारी चीज़ों का जब हम देखते हैं कि प्राइस किस तरह से बढ़ रहा है इकोनॉमी में, हर किसी सेगमेंट में से, चाहे वो हमारा अपैरल सेक्टर हो, कपड़ों का, जूतों का सेक्टर हो, गारमेंट सेक्टर हो, हमारा खाना पीना हो, हमारी एजुकेशन हो, पेट्रोल प्राइसेस हो, या सीमेंट प्राइसेस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, अक्रॉस द बोर्ड जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें एक आम इंसान को इफ़ेक्ट करती हैं, जब उन सब चीज़ों का प्राइस हम देखते हैं किस रेट से बढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का लिटरल मीनिंग ये भी है कि इन्फ्लेट करना, फुलाना, मतलब बढ़ाना। जब हम जैसे बोलते हैं हम बलून को इन्फ्लेट करना, उसका क्या मतलब होता है? बलून का साइज़ जो है वो उससे बढ़ जाता है, बलून फूल जाता है। इसी तरह से प्राइसेस, चीज़ों के जो प्राइस है जब वो भी बढ़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, अब ये इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी को समझने में हमें आसानी होती है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब है हमारी इकोनॉमी की वो वाली चीज़ें जो हमारी इकोनॉमी में एक आम इंसान को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इफ़ेक्ट करती है और हमारी पॉलिसी मेकिंग में भी इफ़ेक्ट करती है। तो उस चीज़ को समझने के लिए, उस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए इस प्राइस मूवमेंट को समझना ज़रूरी है। क्या प्राइस मूवमेंट का मतलब, क्या कीमतें बढ़ रही हैं या क्या कीमतें कम हो रही हैं। ठीक है, अब कॉमन सेंस की बात है, अगर चीज़ों का प्राइस बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली उससे हमारे कंजप्शन और प्रोडक्शन पे भी इफ़ेक्ट आएगा। मतलब अगर आज की डेट में फॉर एग्जांपल राइस का प्राइस जो है इट इज़ लेट्स से 2500 रुपीज़, ठीक है, फॉर 25 kg। तो अगर यही राइस का जो प्राइस है ये इंक्रीज होकर 4000 रुपीज़ पर केजी हो जाता है, तो इसका मतलब
इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया, उसमें अपवर्ड मूवमेंट आ गई, तो ऑब्वियसली अगर अभी तक जो है काफ़ी सारे लोग इसको अफोर्ड कर पा रहे थे, तो हो सकता है हमारा जो गरीब तबका है हमारी कंट्री का या हमारी JNK यूटी का, वो अब इस रेट पे इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनके कंजप्शन पैटर्न में चेंज आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है अब वो ये राइस खाएं, हो सकता है वो शिफ्ट कर लें किस पे, वीट पे, ठीक है, या पल्सेस पे, तो उनके कंजप्शन पैटर्न में जो है वो चेंज आ गया। किस वजह से चेंज आ गया, जो चीज़ की जो कीमत है जब वो बढ़ गई, राइस का जो प्राइस है जब वो बढ़ गया, तो इससे कंजप्शन पैटर्न पे भी जो है वो इफेक्ट आ जाता है। और इससे किस पे इफेक्ट आ जाता है, प्रोडक्शन बिहेवियर पे भी। देखिए अगर राइस की ये कोई वैरायटी है जो 2500 से 4000 रुपये पर केजी हो गई, तो ऑब्वियसली कम लोग इसकी वैरायटी को प्रेफर करेंगे। जब इसकी डिमांड जो है वो नीचे चली गई, तो ऑब्वियसली इसकी प्रोडक्शन भी जो है वो भी नीचे चली जाएगी। डिमांड नीचे चली गई तो प्रोडक्शन भी नीचे चली जाएगी। तो यही प्रोडक्शन पैटर्न का मतलब यहाँ पे यही है कि जब चीज़ों की कीमतें, अक्सर आम तौर पे ऐसा देखा गया है कि जब चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, और डिमांड कम होने की वजह से इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ राइस की एग्जांपल दी। इसी तरह से ओवरऑल अगर आप पूरी कंट्री का देखेंगे, कितनी सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं रोज़मर्रा, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ थिंग्स आर प्रोड्यूस। तो जब हम प्राइस पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं कि चीज़ों की कीमतें किस तरफ जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, तो इससे हमें समझ में आता है कि डिमांड जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसका इफेक्ट जो है प्रोडक्शन पे क्या पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन नीचे चली गई तो इसका मतलब जो है इंडस्ट्रीज को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। अगर इंडस्ट्रीज को नुकसान हो गया तो इसका मतलब है जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वेजेस, उनकी सैलरीज पे भी इफेक्ट आ जाएगा। तो प्राइस मूवमेंट से आप देखिए कितनी सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। इससे ना कि सिर्फ कंजप्शन या प्रोडक्शन पे, बल्कि हमारी इंडस्ट्रीज पे भी इफेक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी जॉब्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए इसका समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम एक इकोनॉमी को जो है अच्छी तरह से रेगुलेट कर सकें, अच्छी तरह से प्राइसेस को कंट्रोल कर पाएँ। तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन और प्राइस मूवमेंट को समझना ज़रूरी है। अब इन्फ्लेशन को हम मेजर कैसे करते हैं, हम कैसे देखते हैं कि चीज़ों की कीमतें कितनी बढ़ी हैं या कम हुई हैं, या प्राइस जो है ये चीज़ों का ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर नीचे आ रहा है। उसके लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। पहला है हमारा CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है, ये मेजर करता है रिटेल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जब हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, हम रिटेलर के पास जाते हैं, ठीक है, जिसको हम आम लैंग्वेज में शॉपकीपर भी बोलते हैं, ठीक। शॉपकीपर जो प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करता है वो होते हैं रिटेल प्रोडक्ट्स, क्योंकि इस लेवल के बाद जो है इनका प्राइस चेंज नहीं होता है। ये शॉपकीपर्स जो आपको एक फिक्स्ड प्राइस पे कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। जब आप शॉपकीपर लेवल पे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उनको बोलते हैं हम रिटेल प्रोडक्ट्स। तो ये CPI जो है ये यही मेजर करता है कि एक कंज्यूमर, एक शॉपकीपर, एक शॉपिंग करने वाला इंसान जब किसी शॉपकीपर के पास जाता है, वहां पे उसको चीजें जो है किस रेट पे मिल रही हैं, क्या पहले से महंगी मिल रही हैं, पहले से कम मिल रही हैं। इसका मतलब जो है एंड कंजप्शन लेवल पे, एंड कंजप्शन मतलब जहां पे डायरेक्टली कंज्यूमर को जो है चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। कंज्यूमर मतलब जैसे आप और मैं दुकान पे कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो आप किस रेट पे उस चीज़ को खरीद रहे हैं, क्या महंगा खरीद रहे हैं, सस्ता खरीद रहे हैं, उस चीज़ को जो इंडेक्स मेजर करता है वो है CPI। तो ये कैसे इसको मेजर करता है, ये मेजर करता है एक्चुअली चेंज इन द प्राइसेस ऑफ मोस्ट कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ों को, ना कि सिर्फ गुड्स को बल्कि सर्विसेज को। गुड्स का मतलब तो आपको समझ में आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल आप दुकान पे जो है बिस्किट खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये बिस्किट का जो प्राइस चेंज है ये नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको CPI मेजर करता है। और सर्विसेज को भी, फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं,
तो जो आपको सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं वो पहले से महंगी हो रही है या पहले से सस्ती हो रही है, तो उसको भी मेजर करता है सीपीआई। तो बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। और ये गुड्स एंड सर्विसेज कौन खरीदता है? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मतलब आप, मैं, आम आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है उनके प्राइसेस को मेजर करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखिए, हमारे पास पॉपुलेशन में जो है डिफरेंट कैटेगरीज है। किसी जगह हमारे पास इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं, उनको इंडस्ट्रियल वर्कर्स हम बोलते हैं। जैसा मैंने पिछले लेक्चर्स में बोला, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन JNK जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो हमारे पास एग्रीकल्चर लेबर भी एक कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन है। कुछ जो है एग्रीकल्चर से बाहर मजदूरी करते हैं, जिनको हम रूरल एरियाज में रूरल लेबर बोलते हैं, या फिर रूरल और अर्बन एरियाज में जो बाकी कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस तरह की चीज़ें कंज्यूम करती है, उनको बोलते हैं हम रूरल अर्बन कंबाइन। ठीक है, उन दोनों को मिला के। तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशन है, इनका कंजप्शन पैटर्न जो है वो भी डिफरेंट है। एक एग्रीकल्चर लेबर जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें खाता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है, वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू एक इंडस्ट्रियल वर्कर, क्योंकि इनकम लेवल जो है वो वैरी करती हैं। इसी तरह से एक इंडस्ट्रियल वर्कर जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एक रूरल लेबर जो आम एक मजदूर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाता है। तो हर एक के लिए जो है गुड्स एंड सर्विसेज का पैटर्न जो है, कंजप्शन पैटर्न जो है वो सेम नहीं है, ये वैरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसी तरह से इसीलिए ये जो है डिफरेंट कैटेगरी सीपीआई की मेजर की गई है। पहली कैटेगरी हमें बताती है कि चीज़ों की कीमतें इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो वो खाते हैं क्या वो बढ़ी हैं या कम हुई हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए, फिर रूरल लेबर के लिए, या फिर रूरल अर्बन एरियाज को मिला के सीपीआई कंबाइंड, जिसको शॉर्ट में हम सीपीआई सी भी लिखते हैं। तो आरबीआई जो है इन्फ्लेशन रेट्स जब वो पब्लिश करते हैं वो इसी मेजर का यूज़ करते हैं अपनी पॉलिसी मेकिंग के लिए। ठीक है, आरबीआई जो है उसका मेन काम है इन्फ्लेशन रेट्स की मॉनिटरिंग करना, बाकी अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा। तो वो जिस इंडिकेटर को देखते हैं वो देखते हैं सीपीआई सी को। तो अब हम देखिए, जो चीज़ें इंडस्ट्रियल वर्कर्स कंज्यूम करते हैं या एग्रीकल्चर लेबर कंज्यूम करते हैं या रूरल लेबर, उसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बास्केट का क्या मतलब है? ये कोई एक्चुअली वो बास्केट नहीं है जो हम यूज करते हैं, इसका मतलब है, इसको आप अदर टर्म्स में सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बोल सकते हैं ग्रुप भी। ठीक है, कौन कौन सी ज्यादातर चीजें इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चर लेबर या रूरल लेबर जो है वो कंज्यूम करते हैं। क्या ज़्यादा सब्जियां खाते हैं, ज़्यादा चावल खाते हैं, किस तरह के स्कूल्स में उनके बच्चे पढ़ते हैं, किस तरह की गाड़ियां वो चलाते हैं, किस तरह के अप्लाइंसेस वो यूज़ करते हैं। तो ये एक बास्केट बन जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इस बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का ही प्राइस मूवमेंट जो है वो ट्रैक करता है कौन? सीपीआई। ठीक है, तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अगर आप देखें वो डिफरेंट होगा, एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए डिफरेंट होगा, और रूरल लेबर इसी तरह से बाकी कैटेगरीज के लिए जो है वो डिफरेंट होता रहेगा। अब सीपीआई जो है, इससे हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है कि एक्चुअल वैल्यू जो है वेजेस का, सैलरीज का, पेंशन्स का, वो क्या है। मतलब अगर आप किसी लेबर को पे कर रहे हैं लेट्स से ₹10,000 अ मंथ एग्रीकल्चर लेबर को, और इस टाइम पे इन्फ्लेशन की जो रेट है वो 3% है। अब यही इन्फ्लेशन की रेट जो है ये ऊपर चली जा रही है 5%, मतलब चीज़ों की कीमतों में जो इजाफा आ गया वो 5% का इजाफा आ गया। तो क्या ये लेबर जब 10,000 रुपये पे जो चीज़ें खरीद पाता था इस लेवल ऑफ महंगाई पे, क्या वही लेबर इस इनकम से, इस रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे वो चीज़ें खरीद पाएगा? नहीं। ज़रूरी है कि उसका जो कंजप्शन पैटर्न जो है वो इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चीज़ों की कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं, मगर यहाँ से इसकी सैलरी जो है, इसकी वेजेस जो है वो कांस्टेंट है। तो चीज़ों की रेट बढ़ने की वजह से
इसके कंजप्शन पैटर्न पे भी इफेक्ट आ जाता है। वही मैंने आपको यहाँ पे समझाया था राइस और व्हीट वगैरह की एग्जांपल देकर कि अगर इन्फ्लेशन की रेट जो है ऊपर चली जा रही है, तो अगर हमारी वेजेस जो है, सैलरीज जो है वो फिक्स्ड है, तो जो चीज़ें हम पहले कम रेट्स पे खरीद पाते थे वो ऑब्वियसली अब हायर रेट्स पे हम परचेज नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है सीपीआई का, ये हमें बताता है कि क्या जो हम सैलरीज जो है, पेंशन जो है, जो वेजेस जो है, जो हम पे कर रहे हैं, क्या वो एक इंसान के लिए इफेक्टिव है भी या नहीं है। तो इससे जो है गवर्नमेंट जो है ऐसी पॉलिसी मेकिंग करती है। आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा कि मिनिमम वेज का क्या मतलब है? मिनिमम वेज का मतलब है गवर्नमेंट ने एक कम से कम लेवल ऑफ वेज जो है उसको फिक्स किया हुआ है, जिसके नीचे जो है लेबर को पे नहीं करना है। ये भी गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है? जब वो इकोनॉमी में देखती है कि हमारी इन्फ्लेशन लेवल जो है वो किस लेवल पर है। अगर ऊपर जा रही है तो मिनिमम वेज भी ऊपर की तरफ जाएगी। ऑब्वियसली लोगों को अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करना है, तो अगर इन्फ्लेशन नीचे जा रही है तो मिनिमम वेज को जो है इंक्रीज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अब ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सीपीआई जो है इसको पब्लिश कौन करता है? पहले तीन जो है ये वाले, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, इसको लेबर ब्यूरो पब्लिश करता है इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और लास्ट वाला जो है इसको पब्लिश करता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। हर जगह के लिए, पूरी कंट्री के लिए जो है यही दो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये रेस्पॉन्सिबल है टू पब्लिश द डेटा ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अगर हम अब जे.एंड.के पे नजर डालेंगे, जे.एंड.के में इन्फ्लेशन का पैटर्न जो है क्या रहा है। इन द ईयर 2022 जे.एंड.के में जो इन्फ्लेशन रेट है इट यूज टू वेरी फ्रॉम 6.0% टू 6.9%। ठीक है, ये 2022 की बात है। तो अगर हम इसी साल इंडिया में देखेंगे कि इन्फ्लेशन की क्या सिचुएशन रही है, वो रही है 4.0% टू 6.7%। तो इसका मतलब है 2022 में जे.एंड.के में जो है महंगाई एज कंपेयर टू नेशनल लेवल जो है वो ज़्यादा रही है। इसी तरह से इसी साल में 2022 में इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ये ऑफिशियल फिगर्स मैं आपको बता रहा हूं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, सीपीआई जो है फॉर फूड यानी कि खाने पीने की चीज़ों के प्राइसेस जो हैं फॉर एग्रीकल्चर लेबर यानी कि ये वाला, ये जो है जे.एंड.के में रहा है 4th लोवेस्ट। ठीक है, वो यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉइंट है, जे.एंड.के में वो दिसंबर 2022 में 4th लोवेस्ट रहा है। तो इसका मतलब जो है इन्फ्लेशन जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं उनके लिए जो है जे.एंड.के में रहना सस्ता है एज कंपेयर टू दी अदर स्टेट्स जिनसे जे.एंड.के आगे है। कौन कौन से स्टेट? फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। यहाँ पे लेबर्स का रहना जो है, एग्रीकल्चर लेबर्स का रहना जे.एंड.के से सस्ता है। तो महंगा जो है किन स्टेट्स में, मतलब जे.एंड.के में इन्फ्लेशन जो है किन स्टेट से कम रही है, वो रही है पंजाब में, पंजाब से, इसी तरह से हरियाणा से और इसी तरह से गुजरात से। ठीक है, तो इन स्टेट्स में एग्रीकल्चर लेबर्स का रहना महंगा था 2022 में एज कंपेयर टू जे.एंड.के, और इन स्टेट्स में उनका रहना सस्ता था एज कंपेयर टू जे.एंड.के। ये लेवल जो है इन्फ्लेशन की ये फिक्स नहीं है, ये वैरी करती रहती है विद टाइम। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 2018 से 2022 में ये 6% से 6.9% के बीच में वैरी करती गई, बट इंडिया में ये 4 से 6.7% के बीच में वैरी करती गई। तो ये फिक्स नहीं है, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ग्लोबल सिचुएशन भी क्या है। अगर किसी जगह वॉर चल रहा है तो उससे भी इन्फ्लेशन पे इफेक्ट हो रहा है, किसी जगह डिस्टर्बेंस है पीस में, उससे भी इन्फ्लेशन पे इफेक्ट हो रहा है।
तो अब इन्फ्लेशन जो है, अब हम चीज़ों की कीमतें जो हैं, जैसे अगर आपको याद होगा जब हम जीडीपी का लेसन जो है वो पढ़ रहे थे, तो उसमें भी मैंने आपको बोला था इसमें एक हम बेस ईयर को लेते हैं जिससे हमें रियल जीडीपी का पता चलती है। इसी तरह से सीपीआई में भी जो है हम एक बेस ईयर लेते हैं और सीपीआई की बेस ईयर जो है वो है 2012, यानी कि हम देखते हैं 2012 में चीज़ों का प्राइस जो है वो क्या रहा है, फिर उसको कंपेयर करते हैं आज के टाइम से 2024 से, तभी हमें पता चलती है कि चीज़ों की कीमतों में जो है कितना बढ़ावा आया हुआ है। अब आप बोलेंगे 2012 क्यों इतना, 10 साल पहले का, क्योंकि हर मंथ या हर साल जो है चीज़ों की कीमतों में उतनी ज़्यादा रैपिड चेंजेस नहीं आती। ये चेंजेस जो है जैसा इन्फ्लेशन के डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर फॉर एग्जांपल 2012 में पेंसिल जो है वो 10 रुपए का था, अब हम देखेंगे 2024 में अगर यही पेंसिल जो है 15 रुपए का हो गया है, तो इन्फ्लेशन जो है वो अपर साइड में हो गई है, चीज़ों का प्राइस जो है वो बढ़ गया। तो हम कंपैरिजन, बेस ईयर का मतलब है हम किस ईयर के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो सीपीआई जब हम कैलकुलेट करते हैं इसको हम कंपेयर करते हैं विद द ईयर 2012। ठीक है, सो ये था एक तरह से जो हम सीपीआई, जो हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। दूसरा हमारे पास जो मेजरिंग बार है सीपीआई, सॉरी इन्फ्लेशन के लिए, वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये दो अलग अलग तरह के इंडेक्सेस हैं। सीपीआई को हमने डिस्कस किया, अब हम देखेंगे कि ये होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये है क्या, ये कौन सा, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। देखिए, इसमें हम डिटरमिन करते हैं चेंजेस जो है इन द प्राइस कंज्यूम ऑकरिंग इन द गुड्स, सिर्फ गुड्स, यहाँ पे सर्विसेज को हम एंटरटेन नहीं करते, सर्विसेज को हम कैलकुलेट नहीं करते। जिस तरह से सीपीआई में हम सर्विसेज को कैलकुलेट करते थे, सर्विसेज का भी देखते थे क्या इफेक्ट रहता है, तो डब्ल्यूपीआई में, होलसेल प्राइस इंडेक्स में, सर्विसेज को हम नहीं देखते, इसमें सिर्फ हम देखते हैं गुड्स के प्राइसेस में क्या चेंजेस आ रही है, मगर कहाँ पे, एंड लेवल पे नहीं, होलसेल मार्केट में। ठीक है, सीपीआई में हम रिटेल मार्केट में देखते हैं, कंज्यूमर लेवल पे देखते हैं, यहाँ पे हम किस लेवल पे देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं होलसेल मार्केट में चीज़ों के प्राइसेस में जो है क्या चेंजेस आ रही हैं। तो जिस तरह से सीपीआई की बेस जो है वो 2012 थी, तो इसकी बेस भी जो है वो 2011-12 है, और ये कब चेंज की गई, इन द ईयर 2017 तक जो है डब्ल्यूपीआई की बेस जो है वो 2004-5 थी, बट 2017 में इसको चेंज किया। चेंज इसलिए किया गया कि ताकि हमें ज़्यादा रियलिस्टिक पिक्चर जो है वो पता चले। हमें चीज़ों का प्राइस जो है ऑब्वियसली जो 2004-5 में रहा है वो तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू 2011, तो इसीलिए हमें इस बेस को चेंज करना पड़ा। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि होलसेल मार्केट में, देखिए आप जो है कंज्यूमर, मैंने कहा आप शॉपकीपर से चीज़ें खरीदते हैं, बट मार्केट में जो चीज़ें आती हैं शॉपकीपर कहाँ से लाता है, वो लाता है होलसेल मार्केट में। तो होलसेल मार्केट में, इस मार्केट में चीज़ें जो है उनकी कीमतें जो है किस तरह से वैरी कर रही हैं वो हमें होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है बताता है। और ये मेजर कौन करता है, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक ऑफिस है जो होलसेल प्राइस को पूरी कंट्री के लिए पब्लिश करता है। अब होलसेल प्राइस जो है ये हमें मेजर करने की ज़रूरत क्या थी, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ती है, इससे हमें पता चलती है कि ऑब्वियसली जब आप किसी शॉपकीपर को जो है होलसेल मार्केट में चीज़ महंगी मिलेगी तो ऑब्वियसली वो कंज्यूमर को भी महंगी पड़ेगी। तो ये भी एक हमें बताता है कि इकोनॉमी जो है हमारी किस तरह से जो है मूव कर रही है, चाहे वो हमारा होलसेल मार्केट हो या फिर हमारा जो है कंज्यूमर लेवल पे सीपीआई जो है वो हमें बताता है कि वहाँ पे दोनों तरह की पूरी पिक्चर हमें जो है वो मिल जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली जो है वो है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स। हम थोड़ा सा सीपीआई के कॉन्सेप्ट पे वापस चले जाते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि सीपीआई जो है ये हमें वेजेस के बारे में बताता है, सैलरीज के बारे में बताता है, पेंशन्स के बारे में बताता है। तो इसको जो है यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि वो सैलरीज, वेजेस जो है उनको डिटरमिन करें। ठीक है,
या फिर एम्प्लॉयज़ का जो डीए है, डियरनेस अलाउंस जो है, वो भी जो है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बेसिस पे जो है डिटरमिन किया जाता है। डियरनेस अलाउंस का मतलब क्या है कि जब महंगाई बढ़ती है तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी में एक कंपोनेंट जो है वो इंक्रीज करती है गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, ताकि जो महंगाई का इफेक्ट है उसको गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा नलिफाई कर पाए, थोड़ा उसको कम कर पाए। अब सीपीआई आईडब्ल्यू जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जेएंडके में किन किन मार्केट्स को मद्देनजर रख के ये जो है कैलकुलेट किया जाता है। दो मार्केट्स कश्मीर के देखे जाते हैं, महाराजा बाजार एंड पामपुर। महाराजा बाजार जो है काफ़ी फेमस मार्केट है कश्मीर में, और पामपुर। और चार मार्केट्स जो हैं जम्मू रीजन के देखे जाते हैं, जिसमें सांबा, बड़ी ब्रह्मना, कठुआ एंड पुरानी मंडी आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है तो किन किन मार्केट्स को मद्देनजर में रख के किया जाता है। मतलब इन मार्केट्स में चीज़ों का प्राइस जो है वो देखा जाता है कि जो चीज़ें इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है कंज्यूम करते हैं उनका प्राइस इस मार्केट में, महाराजा बाजार में क्या है, पामपुर में क्या है, इसी तरह से जम्मू में सांबा में क्या है, बड़ी ब्रह्मना, कठुआ और पुरानी मंडी में क्या है। तो इसमें वेरिएशन जो है वो देखी जाती है। अगर इसमें वेरिएशन जो है वो ऊपर की तरफ आ रही है, प्राइसेस जो है इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली सीपीआई का वैल्यू जो है वो भी ऊपर चला जाएगा। सीपीआई का वैल्यू अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब डीए जो है एम्प्लॉयज़ को जो पे करती है गवर्नमेंट, डियरनेस अलाउंस, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इन मार्केट्स का नाम याद रखना है, कश्मीर के लिए भी और जम्मू के लिए भी। अब हम थोड़ा सा रीसेंट डेटा देखते हैं इन्फ्लेशन का जेएंडके में। सीपीआई जो है ये जनवरी 2024 में ऑल इंडिया लेवल पे, यानी कि हमारी कंट्री का जो है जनवरी 2024 में ये रहा है 5.10%। ठीक है, इसी टाइम में जनवरी में जम्मू एंड कश्मीर में जो है रिटेल इन्फ्लेशन, यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन लिखा है, ये मतलब सीपीआई है, सीपीआई जो है वो रहा है 4.33%। इसका मतलब जो है यहाँ इस मंथ में जनवरी में जेएंडके में जो लेवल ऑफ प्राइसेस है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो कम था एज कंपेयर टू नेशनल लेवल। इसका मतलब जो है इधर की महंगाई जो है जेएंडके की वो कम थी एज कंपेयर टू दी नेशनल लेवल। अब ये कम क्यों हुई है? देखिए इन्फ्लेशन को कौन कौन सी चीजें जो है इफेक्ट करती हैं, मौसम किस तरह से इन्फ्लेशन को इफेक्ट करता है। जनवरी के एंड पे 31 जनवरी के बाद जो है यहाँ पे बर्फ पड़ी। ठीक है, स्नोफॉल लेवल्स इंक्रीज होने की वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिला। जब एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिला, आउटपुट हमारा इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब जो है प्राइसेस जो है वो कम हो गए। इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है, जब किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस चीज का प्राइस जो है वो कम हो जाता है। तो एग्रीकल्चर में जो है सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे प्राइसेस जो हैं वो भी नीचे की तरफ आ गए। प्राइसेस नीचे आने का मतलब ये है कि हमारी इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। एक तो ये वजह थी। दूसरी किस चीज़ की वजह से इन्फ्लेशन जो है जेएंडके में कम रही 2024 जनवरी में, कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनका जो प्राइस है वो गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया। आप देखेंगे हर आए दिन जो है न्यूज़ में आता रहता है कि आज ही मार्केट चेकिंग हो रही है। ये मार्केट चेकिंग का मतलब क्या? इसमें गवर्नमेंट करती क्या है? इसमें गवर्नमेंट देखती है कि जो रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें हैं वो कहीं ब्लैक मार्केट में तो नहीं बिक रही, कहीं चोरी चोरी शॉपकीपर उसको हायर प्राइसेस में तो नहीं बेच रहे हैं। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, उस चीज को जब मॉनिटर प्रॉपरली किया गया तो ये इंश्योर किया गया कि ब्लैक मार्केट में कोई भी चीज ना चली जाए और चीजें जो है नॉर्मल प्राइसेस में, अपनी एक्चुअल प्राइसेस में जो है लोगों को मिले। तो जब चीजें एक्चुअल प्राइसेस में मिली, महंगी प्राइसेस में नहीं मिली, तो इससे भी हमारी इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आ गई। तो दो चीजों ने इसको इफेक्ट किया जनवरी में, एक तो हमारे क्लाइमेट ने और गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं उसने भी। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे फर्दर अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में इसी मंथ में क्या फ़र्क रही, तो अर्बन एरियाज में 3.26% रही और रूरल एरियाज में जो है 5.3% रही। तो हमारे गांव में जो है वो चीज़ में जो महंगाई में है वो इजाफा आ गया, और बट हमारे शहरों में जो है ये 3.26% ही इंक्रीज हमें देखने को मिला। ये परसेंटेज जो कभी फिक्स्ड नहीं होती है। आज अगर ये 3.26%
रही है, मतलब जनवरी में, तो हो सकता है अगर आप इस महीने का देखेंगे, अप्रैल का देखेंगे, तो हो सकता है ये 4% पे पहुंची हो, फिर ये फ्लक्चुएट हो के वापस 3.5% पे। तो इन्फ्लेशन कभी फिक्स नहीं होती है, इसकी जो वेरिएशन है वो हर महीने हर हफ्ते जो है उसमें चेंजेस आती रहती हैं। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखने का है कि इन्फ्लेशन इन इटसेल्फ है क्या, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, कौन से दो इंडेक्स हैं जिससे हम इसको मेजर करते हैं, हमारे बेस ईयर कौन कौन से हैं, और अगर हम जे.एंड.के की बात करें तो जे.एंड.के में कौन से मार्केट्स हैं जिनको कंसिडर करके सीपीआई जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो मोरलेस जो है क्वेश्चंस जो है इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड आपसे पूछे जाएंगे। आपसे ये नहीं पूछा जाएगी आप हमें अभी बताइए इन्फ्लेशन की रेट क्या है, ये क्वेश्चन नहीं, क्योंकि एग्जामिनर्स को भी पता है कि इन्फ्लेशन जो है फिक्स नहीं है। अगर जिस दिन क्वेश्चन सेट किया गया उस दिन अगर 7% है, तो हो सकता है जिस दिन आप एग्जाम देने आ रहे हो उस दिन 7% न्यूज़पेपर में आ गया, तो ये इसलिए कभी पूछा नहीं जाता है। तो आपको बस ये कुछ कॉन्सेप्ट जो है सिलेक्टेड इसमें से याद रखने हैं, तो आपके क्वेश्चन जो है मोर और लेस इसी के अराउंड होंगे। तो अब हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जो हमारा है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट से रिलेटेड। थैंक यू।